नमस्कार, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शक, आज हम पहुंचे हैं पशुपति कुमार पारस की खबर लेकर दर्शकों आपके बीच। पशुपति कुमार पारस जो कि एक कहें जो एक तरह से राजनीतिक रूप से बेरोजगार हो गए हैं इन दिनों। रामविलास पासवान के ये भाई हैं, ये हाजीपुर से इस बार सांसद थे, इन्हें इस बार टिकट नहीं मिली और हाजीपुर के सांसद रहते हुए जो 5 सांसदों के साथ जो इन्होंने विद्रोह किया था उसके बाद से चिराग पासवान से इनकी जो है भयंकर नाराजगी हो गई। 36 का रिश्ता हो गया, एनडीए में इनको लिया नहीं गया। सोमवार को एनडीए की बैठक बुलाई गई मुख्यमंत्री आवास में, सारे पार्टी आरएलएम पहुंचे, हम पहुंची, कहे जो चिराग के पार्टी के लोग पहुंचे, जेडीयू बीजेपी सभी पार्टी के लोग पहुंचे, लेकिन पशुपति कुमार पारस की पार्टी को वहां न्योता भी नहीं दिया गया। ठीक मंगलवार को रामविलास पासवान के भाई जो चिराग जो माफ कीजिएगा पशुपति कुमार पारस अपने पार्टी की बैठक करती है और बैठक में वो निर्णय लेते हैं जो वो सभी 243 सीट पर लड़ेंगे। अब अगर कहिए जो 243 सीट पे अगर पीके भी लड़ेंगे, आरसीपी भी लड़ेंगे, पारस भी लड़ेंगे, तो फिर क्या होगा बिहार का। क्योंकि पारस भी कह रहे हैं जो हम लड़ेंगे, पीके भी बोल चुके हैं हम लड़ेंगे। उन्होंने तय भी कर लिया है कितनी महिलाएं, कितने अल्पसंख्यक, कितने यादव, कितने ईबीसी, कितने ओबीसी, सबका उन्होंने पॉकेट भी तय कर लिया है। लेकिन पशुपति कुमार पारस के पास अभी समय है, 1 साल का समय है और 1 साल के समय में या तो ये अपनी पार्टी को खड़ा करें, फिर से कुनबे को जोड़े। अब तो इनके जो मेन खास आदमी थे सूरजभान सिंह, वो कोर्ट से बरी भी हो गए हैं। सूरजभान सिंह नवादा से भी एमपी रहे, जब परिसीमन से पहले बलिया था, बलिया के वो एमपी हुआ करते थे, मोकामा में कई बार निर्दलीय विधायक भी रहे। तो सूरजभान सिंह इनके करता धरता था। सूरजभान सिंह ने अभी कभी सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अभी कई जगह उन्होंने मीडिया से बात की और कहा है जो बहुत जल्द वो कम बैक करेंगे। अब बहुत जल्द वो कम बैक करेंगे तो या तो इंडिविजुअली कम बैक करेंगे या कहें जो पार्टी के साथ कम बैक करेंगे। वैसी स्थिति में जिस समय पारस ने पार्टी में विद्रोह कराया था, 5 सांसद एक साथ लेके चले गए थे, उस समय चिराग नीतीश कुमार पे भी और इनके जो सलाहकार हैं, इनके जो खास ललन सिंह पे भी आरोप लगाया था जो इन लोगों ने पार्टी को तोड़ा। फिर पार्टी दुरुस्त हुई, पार्टी ने अपने आप को खड़ा किया, खड़ा करने के बाद फिर जगह बनाई। लेकिन चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले। इन्हें मतलब इनका बंगला छीन लिया गया, सब कुछ चौपट कर दिया गया और उसी का मतलब कहें जो पुरस्कार चिराग पासवान को मिला, जो एनडीए में जगह मिली और जो भी सीट मिली इनको, चाहे वो जमुई, खगड़िया, हाजीपुर, वैशाली और 4 और एक तरह से कहे जो सब सीटों पर इन्होंने जीत हासिल की और समस्तीपुर तो सब मतलब स्ट्राइक रेट इनका 100 रहा। फिर अचानक से उपचुनाव शुरू हो रहा है। उपचुनाव में पशुपति कुमार पारस ने टिकट मांग कर दी तरारी। वहां सुनील पांडे इनके साथ थे, पशुपति कुमार पारस की पार्टी में थे और बंगला इनके साथ ही रह गया था अभी, जो कि इनके पिताजी चिराग के पिताजी के समय से वो चुनाव चिन्ह है। तो ऐसी स्थिति में सुनील पांडे को लेकर के ये तरारी मांग बैठे, क्योंकि तरारी से 4 बार विधायक भी रहे हैं और पिछले विधानसभा में बहुत कम मार्जिन से हारे भी थे। लेकिन क्या किया, वहां भी गेम हुआ। बीजेपी ने पशुपति कुमार पारस का हथियार ही ले लिया, वापस सरेंडर करा दिया। सुनील पांडे को बीजेपी में मिला लिया और सुनील पांडे के पुत्र को तरारी से टिकट दे डाली। अब इन सब के बाद क्या अब पशुपति कुमार पारस फिर से खड़ा हो पाएंगे? खड़ा हो पाएंगे तो अकेले खड़ा होंगे कि बैसाखी के साथ? क्योंकि अभी बिहार में बैसाखी बहुत है। एक बैसाखी का कल होगा उदय, एक बैसाखी 2 अक्टूबर को उदय हो चुका है। अब इन लोगों को भी एक चाहिए, कहें जो एक तरह से बैंक चाहिए। अब आरसीपी अपने बैंक के साथ घूम रहे हैं, जो उनका कुर्मी का जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है। प्रशांत किशोर दलित और मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई अपना बैंक तो है नहीं। पारस भी जिस बैंक को लेकर के उतरेंगे उस बैंक पे पहले उनके भतीजे का दावा है, जो 7% का जो पासवान जाति का वोट है। तो अब देखना ये होगा जो किसके गुल्लक में कौन सा कॉइन्स जाता है या चिल्लर जाता है। तो वैसी स्थिति में अब पशुपति कुमार पारस अकेले अगर चुनाव लड़ते हैं तो ये, और अकेले अगर लड़ते हैं और अगर आरसीपी और प्रशांत किशोर का साथ मिल जाता है तो वैसी स्थिति में एनडीए के लिए परेशानी हो सकता है। भले ये तीनों मिलकर कुछ बड़ा ना कर पाए, लेकिन डैमेज एनडीए को बुरी तरह से कर सकते हैं और इंडी गठबंधन को फायदा हो सकता है। वैसी स्थिति में अगर पारस को अगर एनडीए में मिलाने में देरी करती है एनडीए, तब एनडीए
से पारस तो निकल ही चुके हैं। पारस निकल के कुछ गुल भी खिला सकते हैं और गुल खिलाने के लिए पारस तैयार भी है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है जो हम अकेले लड़ेंगे और 243 सीट पे लड़ेंगे। तो वैसे स्थिति में अब पशुपति कुमार पारस का अगला स्टैंड क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से बिहार सरकार ने उनके आवास को खाली करने का आदेश दिया था 7 दिन के अंदर, कल पटना हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है, बिहार सरकार के आदेश पर स्टे लगा दिया है। तो एक तो जीत अभी तत्काल पशुपति कुमार पारस को मिली, लेकिन दूसरी जीत उसी दिन मिलेगी जब ये एनडीए को आरसीपी की नई पार्टी जो कल बनने वाली है और जो कहे जो पीके की जो जन स्वराज उसके साथ अगर मिलके अगर ये लोग कोई कंबाइंड कुछ करते हैं तब एनडीए के लिए परेशानी हो सकती है। वैसी स्थिति में पारस के अगले कदम का इंतजार सभी को रहेगा, दर्शक हमको भी रहेगा, दूसरे दल को भी रहेगा। पारस तो अपने आप जान ही रहे हैं जो पारस क्या करेंगे, लेकिन पारस के अगले स्टैंड का, क्योंकि ऐसा नहीं है जो पशुपति कुमार पारस का वोट बैंक नहीं होगा, क्योंकि उनके साथ प्रिंस राज भी हैं, चंदन सिंह हैं, सूरजभान सिंह हैं। तो वैसी स्थिति में कमजोर ना आंका जाए, क्योंकि इधर आरसीपी हैं, प्रशांत किशोर हैं, प्रशांत किशोर की भी टीम में बहुत सारे लोग हैं, दिग्गज हैं। तो वैसी स्थिति में अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो पारस के अगले स्टैंड का इंतजार, अगले स्टेप का इंतजार हम सभी को रहेगा। तब तक के लिए दीजिए दर्शक इजाजत। कैसा लगा ये कार्यक्रम आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।